अंकित, तुम्हारी माँ से एक काम ढंग से नहीं होता है। मैं किटी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोल कर गई थी कि मुन्ने को खाना खिला दीजिएगा, मगर नहीं, उन्हें तो उनके टीवी सीरियलों से फुर्सत मिले तब ना। देखो, मुन्ना अब तक भूखा है, इसलिए कुछ ना कुछ खाने को मांग रहा है। ठीक से मुन्ने का ध्यान भी नहीं रखा जाता है इनसे। श्वेता झुंझलाते हुए बोली। सास गोदावरी जी श्वेता की आवाज़ सुनते ही रसोई से बाहर आकर बोली, बहू, मुन्ने को मैंने भरपेट खाना खिलाया है। उसे खाना खाए 2 घंटे बीत चुके हैं। खेल खेल कर मुन्ना को फिर से भूख लग गई है, इसलिए कुछ ना कुछ खाने मांग रहा है। तो फिक्र ना कर, मैंने आज अंकित की पसंद का आटे का हलवा बनाया है, मैं वो लाकर देती हूँ। पति सुधाकर जी के निधन के बाद गोदावरी जी घर की काम वाली बाई बन के रह गई थी। सुधाकर जी के राज में उन्हें कभी इतना काम नहीं करना पड़ता था जितना वे बुढ़ापे में कर रही थी। काम ना करती तो क्या करती, बेटा बहू घर की जिम्मेदारियां ठीक ढंग से निभाते नहीं थे। उन दोनों को पार्टी करने से फुर्सत मिले तब तो वो घर देखेंगे। आए दिन मुन्ने को छोड़कर श्वेता भी घर से निकल जाती है और गोदावरी जी दिन भर घर में चकरधुनी की तरह घूम घूम कर काम करती रहती है। श्वेता ने जैसे ही आटे के हलवे का नाम सुना, वह गुस्से में गोदावरी जी से बोली, आपको कितनी बार कहा है अंकित को ज़्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया कीजिए। अब यह इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ, मैं इनकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अगर मैं इनकी सेहत की देखभाल ना रखूँ तो आप ऐसा खाना खिला खिला कर इन्हें मोटा ही कर देंगे और शायद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग बहुत मेंटेन रहते हैं। यहाँ सभी को अपनी सेहत का बहुत ध्यान है। कोई भी घी तेल वाला खाना नहीं खाता। मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मगर आपके कानों पर तो जू ही नहीं रेंगती। पीछे से अंकित भी बोला, माँ, तुम भी ना हद ही कर देती हो। जब देखो ज़्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और श्वेता ज़्यादातर डाइट कर रहे होते हैं। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। इस बार आखिरी बार कह रहा हूँ माँ। बचपन की पसंद जिंदगी भर की पसंद बनी रहे, यह ज़रूरी नहीं होता। धीरे धीरे पसंद बदल जाती है। गोदावरी जी कुछ ना बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चली गई। यह वही बेटा था जो रसोई में बन रहे आटे के हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था और कहता था, माँ, सबसे पहले मुझे हलवा देना, कहीं हलवा ख़त्म ना हो जाए। तो गोदावरी जी बड़े प्यार से कहती, हलवा ख़त्म हो भी गया तो तू क्यों फिक्र करता है, मैं और हलवा बना दूंगी। और अंकित खुश हो जाता। हलवे से अंकित का प्यार कभी छुपा नहीं था, इसलिए गोदावरी जी हर महीने अंकित के लिए हलवा बनाती और अंकित खूब चाव से खाता भी था। मगर शादी के बाद श्वेता ने अंकित पर सारी बंदिशें लगा दी थी। श्वेता कहती, अंकित, तुम्हारी तोंद बाहर निकल आई है। खाने में घी तेल मसाले मत खाया करो, और हाँ, तुम्हें मेंटेन भी तो रहना है, वरना सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी हमारी। देखो, मिस्टर शर्मा और उनकी पत्नी मिसेज शर्मा सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से खाते हैं। हमें भी डॉक्टर से डाइट चार्ट तैयार करवा लेना चाहिए। अंकित और श्वेता ने भी दूसरे ही दिन डॉक्टर से परामर्श कर डाइट चार्ट लिखवा दिया। अब उन दोनों का सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से होता था। अब तो साल में एक बार भी अंकित यह हलवा नहीं खाता था, मगर आज मुन्ने के लिए गोदावरी जी ने हलवा बनाया तो सोचा थोड़ा ज़्यादा ही बना दे ताकि थोड़ा अंकित खा लेगा। वैसे भी
इतना सा हलवा खा लेगा तो थोड़े मोटा हो जाएगा। हमारे ज़माने में तो लोग कितना घी खाते थे, तभी तो इतनी मजबूत रहते थे। शरीर में घी तो किसी न किसी बहाने थोड़ा थोड़ा जाना ही चाहिए, तभी तो तंदुरुस्ती रहती है। अभी थोड़ी दिन पहले ही तो अंकित को चक्कर आ रहे थे। डाइट का खाना मजबूती थोड़े देता है। यही सोचकर गोदावरी जी ने थोड़ा ज़्यादा हलवा बना दिया था, मगर वे कहाँ जानती थी कि हलवों को लेकर उन्हें बहू बेटा इतना सुना देंगे। साल में एक दिन अंकित माँ के हाथ का हलवा थोड़ा चख लेता तो उसका क्या चला जाता। अब ऐसे ही दिन निकालने हैं, सोचकर उनकी आंखें भर आई। सुधाकर जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी गोदावरी जी। घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे। कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था गोदावरी जी से। गोदावरी जी घर के सारे काम करती, फिर भी बहू श्वेता उनसे बिल्कुल खुश ना थी। श्वेता को गोदावरी जी फूटी आंख ना सुहाती। दिन भर रसोई का काम और मुन्ने को संभालने के बाद भी गोदावरी जी की घर में कोई इज्जत नहीं थी। श्वेता ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी और अंकित वह भी सिर्फ श्वेता की हाँ में हाँ मिलाता। श्वेता दिन भर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती। कभी किटी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करना और कभी बाहर खाना खाने जाना, बस उसके यही शौक थे। जब सारी सहेलियां श्वेता के घर किटी पार्टी करने आती, तब भी बेचारी गोदावरी जी ही सारी रसोई संभालती और सारी सहेलियां और श्वेता खूब मज़ा करते। और गोदावरी जी उनका तो जैसे कोई वजूद ही ना हो। वैसे भी सुधाकर जी जब तक थे तब तक गोदावरी जी का भी मान सम्मान था, मगर जैसे ही सुधाकर जी का निधन हुआ, वे घर की काम वाली बाई बनकर रह गई थी। आधे से ज़्यादा वक्त मुन्ने को भी गोदावरी जी ही संभालती। फिर भी बाहर से आकर श्वेता गोदावरी जी को ताने मारती और अंकित को भी भड़काती। श्वेता को गोदावरी जी की एक आदत ना भाती। वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती ताकि उसे गोदावरी जी का मुंह ना देखना पड़े। गोदावरी जी बेटे बहू से कुछ बहस नहीं करती थी, क्योंकि वह घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। उन्होंने रसोई में ही मन लगा लिया था। सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान की पूजा करके वह रसोई में लग जाती। वे भी व्यस्त रहना चाहती थी ताकि उनको भी सब सहन करने की शक्ति मिल सके। बेटे बहू जब चाहे कुछ भी ताना मार देते, मगर गोदावरी जी सुनकर अनसुना कर देती, क्योंकि वे जानती थी एक ही घर में रहकर एक दूसरे से बैर क्या रखना। भले ही श्वेता ने उन्हें कभी मां नहीं माना था, मगर उन्होंने श्वेता से कभी झगड़ा नहीं किया और वे जान चुकी थी जो बेटा ही इतने सालों में अपना ना हो सका तो बहू का क्या कहना। अंकित भी तो अपनी माँ पर ही निशाना साधता था। उसे अपनी पत्नी की एक कमी नज़र नहीं आती। दिन भर माँ कितना काम करती है, यह ना बेटे को दिखता ना बहू को। गोदावरी जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने को थी। वे श्वेता से बोली, बहू शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाली है। यह सुनते ही श्वेता फिर से गुस्से में बोली, क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म हो गई? अभी पिछले महीने तो मंगवाई थी। आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिलाकर मार ही डालोगी। और अंकित बोलकर आवाज़ लगाने लगी। अंकित के आते ही श्वेता बोली, अंकित, आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत खपत होता है। कभी घी खत्म तो कभी शक्कर खत्म। पता नहीं कैसे सामान इतना जल्दी ख़त्म कर देती है। घर में हम 3 ही लोग तो हैं और मुन्ना भी तो अभी छोटा है, मगर आए दिन इनका रोना लगा होता है। रसोई में यह ख़त्म हो गया है, वह ख़त्म हो गया। अंकित बोला, माँ तुमसे हजारों बार कहा है हम लोगों के खाने में कम शक्कर और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, उस तरह से तो एक ही बात समझ में आ रही है
कि आप खाने में ज़्यादा सामान प्रयोग कर रही है। गोदावरी जी बोली, बेटा अगर खाने में तेल घी मसाला होता तो तुम दोनों क्या मुझे दूसरी बार रसोई में खाना बनाने देते? गोदावरी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे ख़त्म होता है। श्वेता तो कभी रसोई में आती ही नहीं थी, तो उसे कैसे पता चलता कि सामान कैसे ख़त्म होता है। और गोदावरी जी तो बेचारी कम तेल मसाले का ही खाना बनाती थी, क्योंकि उन्हें बेटे बहू की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने की शौकीन गोदावरी जी ने तो बरसों पहले स्वादिष्ट खाना खाया था, और एक ज़माना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाना खाए। सुधाकर जी जब जिंदा थे तरह तरह के पकवान बनवाते, कभी चाट, कभी पकौड़ी, कभी रसमलाई, तो कभी गाजर का हलवा, और गोदावरी जी को भी बड़े चाव से खिलाते। जब गोदावरी जी कहती, आप मुझे क्यों जीत करके यह सब खिलाते हो, तब सुधाकर जी बड़े प्यार से कहते, गोदावरी मेरे साथ खा लो, बाद में पता नहीं बहू तुम्हें यह सब खाने का मौका दे या ना दे। गोदावरी जी को वह पल याद आ गए, क्योंकि अब तो बस बेटे बहू की पसंद का ही तो खाना बनता था, और उसमें भी 100 खोट निकाल दी जाती थी। गोदावरी जी खुद भी वह डाइट वाला खाना ही खा लेती थी, क्योंकि श्वेता को तो वैसे भी यही लगता कि सब सामान इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है। और उसमें कहीं गोदावरी जी ने अपने लिए अलग से खाना बना दिया तो श्वेता यही कहेगी कि इन्हें बहुत आदत है तेल घी खाने की। यही सोचकर बेचारी गोदावरी जी अपने लिए अलग खाना नहीं बनाती थी। श्वेता बोली, अंकित अब मुझसे इस बुढ़िया की आदतें और बर्दाश्त नहीं होती। यह तो हमें ज़्यादा मसाले खिला खिला कर मार ही डालेंगी। मैं तो कहती हूँ इनका कहीं और इंतज़ाम कर लो। वैसे भी यह घर में करती ही क्या है, एक खाना ही तो बनाती है। इनके बिना भी हम खाना बन जाएगा। हम एक कुक रख देंगे, कुक तो स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, और हमें इनकी बोरिंग खाने से भी आज़ादी मिल जाएगी। अंकित बोला, हाँ श्वेता, मुझे भी यही लगता है। श्वेता, तुम्हें याद है हमारे घर से दूर उस दिन हमने कार में से जो वृद्धाश्रम देखा था, वो कैसा रहेगा? श्वेता बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वहाँ का नंबर गूगल से निकाल कर इनका फॉर्म भर देते हैं। वैसे भी यह जितना जल्दी जाएंगी उतना जल्दी घर में सुकून होगा। गोदावरी जी ने रसोई से जब यह सब सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बहू तो बहू, बेटा भी मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वह सहम गई कि वे अब क्या करेंगी। क्या बचे हुए दिन वृद्धाश्रम में निकालेंगी? जिस घर में पहली बार सुधाकर जी के साथ मैं कदम रखा था, जो घर प्यार से सुधाकर जी ने खरीदा था, उस घर से उन्हें हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। जिस घर को संवारने सजाने में उन्होंने बरसों लगा दिए थे, जिस घर में उनके साथ सुधाकर जी की यादें जुड़ी हुई है, यहाँ की हर चीज़ उन्हें सुधाकर जी का साथ महसूस करवाती है। वह घर वे छोड़कर कैसे जाएंगी? वे सुधाकर जी की यादों के आशियानों को छोड़कर कैसे रह पाएंगी? गोदावरी जी सुधाकर जी की तस्वीर को एकटक देखकर रोने लगी। उन्हें अतीत की बातें याद आ गई, जब सुधाकर जी ने बहुत प्यार से यह घर खरीदा था। बड़े खुश थे दोनों पति पत्नी कि खुद का एक घर हो गया। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकाले थे दोनों ने, तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी गोदावरी जी। अंकित 5 साल का रहा होगा। सुधाकर जी ने घर गोदावरी जी के नाम पर खरीदा था। गोदावरी जी बोली, आपने ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते, मेरा नाम पर क्यों लिया? तब सुधाकर जी बोले, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं गोदावरी क्या पता, और बेटा बहू अगर तुम्हें रखने से मना कर देंगे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा क्या होगा?
गोदावरी जी बोली, आप भी क्यों ऐसा सोचते हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं है? सुधाकर जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है गोदावरी, कोई नहीं जानता। इसलिए यह घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूँगा। गोदावरी जी को जैसे ही सारी बातें याद आई, उनमें एक शक्ति आ गई, एक हिम्मत आ गई। जैसे सुधाकर जी कह रहे हो, गोदावरी यह घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यह दोनों होते कौन हैं तुम्हें वृद्धा आश्रम भेजने वाले? शाम को गोदावरी जी ने सिर्फ अपनी चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। श्वेता दोपहर की नींद के बाद जागी और रसोई में गई तो देखा कि उसकी और अंकित की चाय बनी हुई नहीं है। वो तिल मिलाती हुई वहीं बाहर आकर बोली, मेरी चाय कहाँ है? आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रही हैं। गोदावरी जी बोली, बहू, अब से तुम्हारी और अंकित की चाय तुम ही बनाओगी, और चाय ही क्या, खाना भी पूरा तुम ही बनाओगी। वैसे भी मेरे हाथों चाय पत्ती, शक्कर, तेल, घी, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभाल लो। श्वेता बोली, हाँ माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद यह गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है। तो अभी से ही सही, अंकित भी सब सुन चुका था। वह बोला, माँ, हमने तुम्हारा फॉर्म एक वृद्धा आश्रम में भर दिया है। कल ही तुम अपना सामान पैक कर देना, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। वैसे भी यह रोज रोज के ड्रामे तो खत्म हो जाएंगे। गोदावरी जी बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, यह रोज रोज के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम पर लिया था, चाहे तो तुम कागजात देख सकते हो। इस घर का पहला हक मेरा है, इसलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चले जाओ यहाँ से। अंकित और श्वेता सख्ते में आ गए। अंकित दौड़ा दौड़ा अपने कमरे में आया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें साफ साफ लिखा था, यह घर पापा ने माँ के नाम खरीदा था। श्वेता भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी। दोनों बाहर आकर गोदावरी जी से माफ़ी मांगने लगे। अंकित अपने मुन्ने को माँ के हाथ में देकर बोला, माँ, तुम मुन्ने के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसकी खातिर हमें घर से मत निकालिए। गोदावरी जी का मोम जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वे बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धा आश्रम भेजने वाले थे, कल के दिन भगवान ना करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करे। अंकित, मैं तुम लोगों को आज़ाद करती हूँ। जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है रहो, वापस यहाँ अपना मुंह ना दिखाना कभी। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देने या मेरी अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी आज मैं तुमसे छीनती हूँ। गोदावरी जी इतने सालों तक बेटे बहू की नौकरानी बनकर रह गई थी, मगर फिर भी बेटे बहू ने उनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धाश्रम तक पहुंचा दी। आज गोदावरी जी इतनी कठोर दिल हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू का मुंह तक देखने का मन नहीं कर रहा था। अंकित और श्वेता को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जो बेटे बहू अपने जिंदा माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं, वह भी कभी खुश नहीं रह पाते। ये बात 16 आने सच है। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।